स्वागत है दोस्तों आज की इस नए वीडियो में। अगर आप भी समाजशास्त्र में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और आगे पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है, इतनी ठंड है कि किताब कॉपी निकालने की इच्छा नहीं कर रही है, तो ये वीडियो आप देख लीजिए। आपको मैं जो तरीका बताऊंगा कि आप बिना पढ़े या कुछ कम पढ़कर ही आप आंसर लिखेंगे और आपको 100 में से गारंटी के साथ बता रहा हूँ 100 में से 75 प्लस आपको प्राप्त होगा। जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसा जेन्युइन तरीका जो कम पढ़कर ही या फिर थोड़ा बहुत पढ़कर ही या फिर नहीं पढ़े हैं तब भी आंसर बनाकर कैसे लिखेंगे, एक जेन्युइन तरीका बताऊंगा, सटीक तरीका बताऊंगा जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस के आधार पे दोस्तों बता रहा हूं, जो मैंने तरीका पिछले सालों में बताया है उन लोगों को जो लोग अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, आज मैं आपको तरीका बता रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो मेडिसिन मैं आपको देने वाला हूं, बस थोड़ा सा आप उसे एक गोली आप खा के देखिए, बहुत आपको अच्छा जरूर लगेगा कि आंसर बनाकर कैसे लिखा जाता है, एक जेन्युइन तरीका। एक मॉडल पेपर है 2026 का समाजशास्त्र का। अब यहाँ पे कैसे आंसर बना के लिखेंगे, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक चित्र होना चाहिए समाजशास्त्र के। क्योंकि जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मान लो ताजमहल की बात कर लेते हैं। ताजमहल ताजमहल आगरा में है। ताजमहल जो है मुगल काल में शाहजहां ने अपनी मुमताज बेगम की याद में ताजमहल बनवाया था। अब आपके दिमाग में ताजमहल का चित्र आया होगा कि नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा जरूर। ठीक है, जैसे ताजमहल के बारे में आप थोड़ा बड़ा सोच रहे हो, वैसे ही आप समाजशास्त्र के बारे में थोड़ा सा सोच लो। ठीक है, क्योंकि आप समाजशास्त्र का पेपर देने जा रहे हो, तो जब पेपर देने जा रहे हो तो उसमें आपके दिमाग में सिर्फ समाज की बातें ही होनी चाहिए। क्योंकि जब समाज की बातें रहेंगी तो समाज से संबंधित आपके दिमाग में विचार आएंगे, जो विचार आएंगे वही आपको लिखना है। ठीक है, यही आपको दिमाग में रखना है। अगर आप भूगोल का पेपर देने जा रहे हैं तो भूगोल से संबंधित आपके दिमाग में बातें होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे समाजशास्त्र का पेपर हल करने जा रहे हैं तो समाज से संबंधित आपके दिमाग में बातें होनी चाहिए, क्योंकि इंसान कहाँ रहता है? समाज में रहता है, और समाज में जो घटित घटनाएं होती हैं उन्हीं का अध्ययन हम समाजशास्त्र में करते हैं। उसी के बारे में आपके दिमाग में विचार होने चाहिए, कुछ ना कुछ बातें होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहता है, इसमें कुछ बनाने के लिए है नहीं। इसमें आपको तुक्का मारना होगा। किसी किसी का तुक्का सटीक लग जाता है, किस्मत अच्छी होती है तो उसका आंसर सही हो जाता है। तो इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इसमें जो है आपको इसमें से तुक्का लगे, जो आपका उस टाइम पे मन करेगा। अगर आपको नहीं आएगा तब की बात बता रहा हूं मैं, तो आप उसमें कोई न कोई तुक्का उसमें से एक आपको जो है लगा देनी, एक लगानी है आपको। ठीक है, एक तुक्का लगा देना है। अगर आपको आता है तो आप उसे जो है अच्छे तरीके से लिखिए, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो मेन बनाने वाला काम है वो यहाँ शुरुआत होती है। अब दोस्तों मेन जो काम है वो आपका शुरुआत यहाँ से होता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न से। जो बनाने वाला काम है यहीं से शुरुआत होती है, फिर इसके बाद लघु का देखेंगे, फिर इसके बाद दीर्घ उत्तरीय का भी देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है नातेदारी को परिभाषित कीजिए। अब आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि इसके बारे में क्या लिखे, किस प्रकार से लिखें, तो बहुत ही जेन्युइन तरीका है। सबसे पहला जो काम कर लेना है वो ये है कि अपने कॉपी में आपको लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर, जितना भी रहेगा उतना आपको लिख देना। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर मान लीजिए कितना है? 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रश्नोत्तर नंबर जो है 11 लिख दे रहा हूँ, और लगे हाथ यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है। पहला काम ये हो जाएगा। दूसरा काम जो है आपको हेडिंग बनानी है। ठीक है, तो 11 नंबर का हेडिंग क्या बन जाएगा? नातेदारी। तो पहले आपको यहाँ पे लिखना है नातेदारी। अब आपको यहाँ पे नातेदारी लिख के इसके बाद जो है यहाँ पे इसको भी अंडरलाइन कर देना है। अब आपका देखिए 25% काम हो गया है, अब 75% बचा हुआ है, वो परिभाषा लिखनी है। अब आइए जानते हैं कैसे। इतना काम तो करना ही करना है। पहले क्वेश्चन से आंसर आपको बनाने के लिए हेडिंग बनानी है, और उसी हेडिंग के आधार पे आपको कॉपी लिखनी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कॉपी इतनी फास्ट चेकिंग होती है कि कोई डिटेल में इतना पढ़ता नहीं है, तो इसीलिए आप वैसे लिखिए जैसा पेपर में पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पूछा है नातेदारी। अब आपको समझ में नहीं आता नातेदारी क्या होता है? नातेदारी का मतलब होता है रिश्तेदारी। ठीक है, रिश्तेदारी। अब आप सोचिए कि जिंदगी में आप कभी रिश्तेदारी में गए हैं कि नहीं गए हैं? 100% कभी न कभी तो गए होंगे अपने रिश्तेदारी में कहीं न कहीं। ठीक है, अब कैसे बनती है रिश्तेदारी, कैसे उसको परिभाषित करेंगे, तो एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मान लीजिए कोई एक लड़का है, ठीक है, और मान लीजिए कोई एक लड़की है। अब ये दोनों अनजान हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ठीक है, ये दोनों अनजान हैं, लेकिन अगर इस लड़के का इस लड़की से शादी करवा दिया जाए, ठीक है, शादी करवा दिया जाए, विवाह करवा दिया जाए, तो जैसे इनकी शादी होगी,
गौर फरमाएंगे थोड़ा सा। जैसे इनकी शादी होगी, इस लड़के का पूरा परिवार और इस लड़की का पूरा परिवार किससे बन जाएंगे, किससे जुड़ेंगे, रिश्तेदारी से, नातेदारी से। तो नातेदारी हुआ कैसे, शादी से हुआ, विवाह से हुआ। बस परिभाषा मिल गया, लिख देंगे ये उठा के। मिल गया कि नहीं मिल गया? ऐसे समझिए चीज़ों को जेन्युइन तरीका से। और अगर आप ये डायग्राम बना देते हैं ना तो भाई माशाल्लाह बेहतरीन नंबर मिलेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, डायग्राम कोटेशन इनका प्रयोग जरूर करना चाहिए दोस्तों, आपको अच्छा नंबर दिलाते हैं। और दूसरी बात, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है ना तो भैया मान के चलिए कि 75 प्लस क्या आप 90 करीब पहुंच जाएंगे, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो। ठीक है, जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ, कोई फेक कोई फ्रॉड नहीं है, सही तरीका बता रहा हूँ। कॉपी कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये डायग्राम हो गया। अब ये विवाह के द्वारा जो है आपका रिश्तेदारी बनेगा। तो देखिए नातेदारी की परिभाषा में लिखेंगे कि जब विवाह के द्वारा एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़ता है तो उसे नातेदारी कहा जाता है। ठीक है, सिंपल अपनी भाषा में लिखिए, कोई गलत नहीं काट सकता है दोस्तों, कोई गलत नहीं काट सकता है। आप किताब में जाके देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ आपको इससे रिलेटेड जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। लिखा है क्वेश्चन की बाजार व्यवस्था की 3 विशेषताएं बतानी हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला काम करना है, यहाँ लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर पहले काम करना है यही वाला। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर कितना है, 12 है, तो यहाँ पे जो है 12 लिख देनी है, अंडरलाइन कर देना है ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में, क्योंकि आप बना के लिख रहे हैं तो जितना हो सके उतना अच्छे से डायग्राम वगैरह बनाइए, सब कुछ का प्रयोग करिए। ठीक है, अब इसका मैं 2 तरीका आपको बताऊंगा लिखने का। पहला तरीका देख लीजिए, सबसे दूसरा तरीका ये है कि पहला काम ये हो गया, दूसरा काम है कि आपको हेडिंग बनानी है। तो लिखना है यहाँ पे बाजार की जो है बाजार व्यवस्था की 3 मुख्य विशेषताएं। तो बाजार, यहाँ लिखेंगे बाजार व्यवस्था की विशेषताएं। कितनी विशेषताएं हैं, 3 विशेषताएं। अब मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं तो थोड़ा सा मुझे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पे स्क्रीन तो छोटा है तो लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही। कॉपी में आप लिखेंगे तो ये जो यहाँ मैंने 3 विशेषताएं लिखा है ये एक सीध में होना चाहिए, बड़ा अच्छा लगेगा, सीध में रहेगा। ठीक है, ये लिखने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे 2 तरीका बता दे रहा हूँ। पहला तरीका जान लीजिए, 3 विशेषता पूछा है, 3 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, इस प्रकार से हो जाएगा। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो जाएगा कि आप पहले यहाँ पे उसका हेडिंग बना लेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद छोटा सा डायग्राम बना देंगे। कसम से बता रहा हूँ भैया, इतना बेहतरीन नंबर मिलेगा आपको ना कि एग्जामिनर खुश होकर नंबर देगा। यहाँ पे लिखेंगे पहला, यहाँ पे लिखेंगे दूसरा, यहाँ पे लिखेंगे तीसरा। एक जेन्युइन तरीका देखिए, डायग्राम से प्रेजेंट करेंगे। 2 फायदा है, डायग्राम से आपका पेज भी भरता है, बढ़िया नंबर मिलता है, और आपको चाहिए क्या, बढ़िया नंबर मिल जाए। और आपको क्या चाहिए भैया, टीचर का थोड़ी कुछ चाहिए भाई, टीचर का जो है जमीन जायदाद मिल जाए, आपको नंबर चाहिए तो नंबर मिल जाएगा आपको। लिखिए ऐसे बढ़िया नंबर मिलेगा। तो ये 2 तरीका अपना सकते हैं। अब भैया आंसर क्या लिखेंगे ये जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है बाजार व्यवस्था। अब नहीं आपको आ रहा क्वेश्चन समझ में, क्या लिखे यार, जिंदगी में कुछ समझे नहीं आता है, क्या लिखे क्या ना लिखे। तो देखिए सेंटेंस लिखा है बाजार। अब जिंदगी में आप तो कभी कभी बाजार तो गए होंगे, बाजार में होता क्या आप मुझे बताइए, जरा सोच कर बताइए। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आप सोचिए समाज के बारे में लिख रहे हैं तो समाज के बारे में सोचिए। आप अपने जिंदगी में बाजार कभी गए होंगे तो बाजार में होता क्या है, बाजार में किसी भी सामान की खरीदारी होती है। ठीक है, कोई बेचता है, कोई उसमें जो क्या करता है, कोई बेचता है तो कोई खरीदता है। ठीक है, यही काम होता है, कोई बेचता है तो कोई खरीदता है। जो बेचता है उसे हम विक्रेता कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, विक्रेता कहते हैं। सोचते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं दोस्तों, वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। आपका दिमाग ओपन कर रहा हूँ, जो सदियों से लोगों ने बंद कर दिया है, जो आपने अपने दिमाग को बंद कर दिया है, वही मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे सोच कर लिखते हैं, कैसे समझ कर लिखते हैं। लोग कहते हैं ना बिना पढ़े पास होना, जाके सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको यही दिखाएगा भाई हजारों वीडियो आ जाएंगे, बिना पढ़े पे कैसे पास हों। लेकिन जेन्युइन तरीका कोई नहीं बताता, ये जेन्युइन तरीका जिससे आप अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो बेचता है उसे विक्रेता कहते हैं, जो खरीदता है उसे क्रेता कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेता कहते हैं। क्रेता विक्रेता होते हैं। अब यहां से जब इतना आप समझ गए तो 3 पॉइंट निकाल लेते हैं यहां से। तो देखिए पहला पॉइंट कैसे निकालेंगे, पहला पॉइंट हो जाएगा बाजार में, लिखेंगे बाजार व्यवस्था में सामान की खरीदारी होती है।
ठीक है, पहला पॉइंट हो जाएगा सामान या वस्तुओं, या फिर वस्तु ले देंगे, ठीक है, वस्तु लिखेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वस्तुओं की खरीदारी होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बाजार व्यवस्था में क्रेता और विक्रेता होते हैं। दूसरा पॉइंट में क्रेता होते हैं और विक्रेता होते हैं, यानी बेचने वाला होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बाजार में वस्तुओं का लेन देन होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर बाजार में सारी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं जो आसानी से हमें एक स्थान पे मिल जाती हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सही तरीका है, ठीक है, बस सोच के अपने भाषा में आपको प्रेजेंट करना है। आई होप आपको ये दूसरा पॉइंट भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर, साक्षात्कार पद्धति किसे कहते हैं। ऐसे में सबको आपको बता सकता हूँ, लेकिन इतना टाइम तो नहीं मिल पाएगा कि भाई आपको पूरा बताएं, तो जेन्युइन तरीका जो बता दे रहा हूं आप उसे फॉलो करेंगे तो लगभग आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। दो चार और देख लेते हैं इसमें से। साक्षात्कार पद्धति किसे कहते हैं। अब इस यहाँ पे 3 नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं कभी, समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या लिखे साक्षात्कार पद्धति में, तो पहला काम मैंने आपको बताया था क्या, प्रश्नोत्तर नंबर लिखना है आपको। प्रश्नोत्तर नंबर तो पहला काम हो जाएगा, कितना है भैया 13 है ना, 13 है, ठीक है। इसके बाद जो है लिखेंगे साक्षात्कार पद्धति, पहले इतना काम तो कर लेना, साक्षात्कार पद्धति हो जाएगी। अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो और बढ़िया नंबर मिलेगा आपको, अंडरलाइन कर देंगे। अब यहाँ से परिभाषा आपकी शुरू होती है। अब परिभाषा में क्या लिखेंगे, तो भाई यहाँ पे समझते ही नहीं कि साक्षात्कार पद्धति होती क्या है। तो देखिए लिखा है सेंटेंस यहाँ पे साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब होता है, कभी कभी नहीं कहते कि यार आपका साक्षात दर्शन हो गया, कहते हैं ना कि भैया आपका साक्षात दर्शन हो गया, या फिर किसी भगवान का साक्षात दर्शन हो जाए, ठीक है। तो साक्षात दर्शन का मतलब क्या, सामने सामने, ठीक है, आपके सामने सामने कोई दिख जाए, साक्षात, जैसे कहते हैं ना कि भाई साक्षात हो गया, मतलब आपके सामने हुबहू इंसान दिख जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं साक्षात्कार। बात समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे साक्षात्कार पद्धति लिखा है आगे, तो इसका मतलब होता है कि जैसे आपके मास्टर हैं, ठीक है, आपके मास्टर हैं विद्यालय में, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसका जवाब देते हैं, तो यही साक्षात्कार कहलाता है, ठीक है। बस इतना समझ गए हैं तो आपको लिख दीजिए कॉपी में, ठीक है। देखिए इसमें लिखेंगे कि जब कोई एक व्यक्ति, ठीक है, या अध्यापक, ऐसे अपने भाषा में लिखेंगे, जब कोई एक व्यक्ति या अध्यापक अपने शिष्य से या किसी व्यक्ति से सवाल करता है और वो व्यक्ति या शिष्य सवाल का जवाब देते हैं, तो उसे साक्षात्कार पद्धति कहते हैं, ठीक है। सिंपल लिख सकते हैं, सिंपल भाषा में। आगे यहाँ पे देखिए जैसे लिखा उदारीकरण क्या होता है। अब 3 नंबर आपको मिलेगा, नहीं समझ में आता कि उदारीकरण क्या होता है, क्या लिखेंगे इसके बारे में, तो आपको सबसे पहले वही काम कर, प्रश्नोत्तर नंबर लिखना है, उदारीकरण हेडिंग डालना है, फिर इसके बारे में लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे, यहाँ पे लिखा है उदारीकरण, तो उदारीकरण में देखिए सेंटेंस छुपा हुआ है उदार, ठीक है, लिखा है उदार, ये उदार है, उधार नहीं है, उधार मत पढ़िएगा, इसे उदार है। उदार का मतलब होता है दया, ठीक है, उदार का मतलब दया, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें देखिए समाज की बात हो रही है, तो हम समाज ऐड कर देंगे कि जब समाज में, ठीक है, जब समाज में सरकार के द्वारा कुछ छूट कर दिया जाए, या जो टैक्स होते हैं, जो कर होते हैं, उसको माफ कर दिया जाए या कमी कर दिया जाए, तो उसे उदारीकरण कहा जाता है, ठीक है। या इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब सरकार के द्वारा, ठीक है, सरकार के द्वारा जो कर होते हैं, जो टैक्स होते हैं, उसमें छूट दे दे, या फिर कुछ कर माफ कर दे, या फिर कुछ और उसमें जो है ढिलाई कर दे, है ना, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं उदारीकरण। अगर आप इतना समझ गए हैं तो इसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 4 से 5 लाइन में आपको लिखना है, आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जो शुरू करेंगे ना, तो दिमाग में, मन में कुछ ना कुछ विचार जरूर आएंगे, पहले शुरू करिए, शुरू ही नहीं करते हो फिर कहते हैं हमें आता ही नहीं है, शुरुआत करिए, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। अब आगे है जैसे सामाजिक बहिष्कार क्या होता है, कभी नहीं पढ़े हैं क्वेश्चन, सामाजिक बहिष्कार क्या होता है, यार कहाँ से सवाल आ गया, दिमाग चकरा जाता है कैसे लिखे, तो कुछ नहीं करना है, पहला तरीका प्रश्नोत्तर नंबर, दूसरा तरीका उसका हेडिंग डालना है, क्वेश्चन से हेडिंग बनेगा, देखिए यहाँ से ये वाला हेडिंग बन जाएगा, ये और यहाँ से ये वाला हेडिंग बन जाएगा, और इसके यहाँ से ये हेडिंग बन जाएगा, और यहाँ तक ये हेडिंग बन जाएगा, और यहाँ तक ये हेडिंग बन जाएगा। क्वेश्चन से पहले हेडिंग बन जाएगा तो आपको कहीं ढूंढना ही नहीं है। अब यहाँ पे सामाजिक बहिष्कार लिखना है, तो देखिए इसके बारे में लिखेंगे, तो जैसे हेडिंग बनाएंगे सामाजिक बहिष्कार, अब इसके बारे में क्या लिखेंगे समझ नहीं आ रहा, तो देखिए समाज लिखा है यहाँ पे, सामाजिक, सामाजिक में ध्यान से देखेंगे तो एक सेंटेंस छुपा हुआ है समाज, ठीक है, समाज, सेंटेंस देखिए समाज छुपा हुआ है। अब समाज में बहिष्कार की बात हो रही है, कहते हैं भैया देखो बहिष्कार किया जा रहा है, बहिष्कार का मतलब त्याग कर देना, ठीक है, त्याग कर देना। जब समाज, ठीक है, मान लो समाज है, ये समाज हम मान लेते हैं, जब समाज किसी व्यक्ति को
किसी भी कारण अपने आप से दूर कर दे या समाज से उससे दूर कर दे तो उसे सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। जैसे आज के डेट में समाज में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, आपके भी गांव में, आपके भी एरिया में ऐसा घटना घटा होगा कि कोई लड़की है, ठीक है, कोई लड़का है और कोई लड़की है, दोनों लव केस में जो है आ चुके हैं और दोनों जो है फरार हो चुके हैं, चिड़िया उड़ चुकी है, लैला मजनू के साथ फरार हो चुकी है। तो ये जो फरार हो चुके हैं, तो क्या इन दोनों को समाज स्वीकार करती है या बहिष्कार कर देती है? आपका जवाब होगा कि समाज इन्हें स्वीकार नहीं करती है आज की डेट में। अगर समाज में रह रहे हैं, आप आसे पास घर के लोग हैं और लैला मजनू भाग जाएं, तो इसका मतलब यही है कि समाज उन्हें त्याग कर देती है, बहिष्कार कर देती है कि भैया जाए, ऐसे लोगों को जरूरत नहीं है समाज में। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया हो रही है इसी को सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। जब समाज किसी भी कारण से व्यक्ति को समाज से दूर कर दे व्यक्ति को, तो उसे सामाजिक बहिष्कार कहा जाता है। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे दोस्तों सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो लघु उत्तरीय होता है उसको भी देख लेते हैं, ताकि जब आप इसे लिखे तो यहाँ पे भी लिखने में तरीका में आपको पता चल जाए। जो तरीका मैंने आपको वहाँ बताया था वही तरीका को यहाँ फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे कम से कम 6 नंबर का सवाल पूछा गया है, तो भैया कम से कम 1.5 से 2 पेज में आंसर लिखेंगे, तब जाके पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अभी तो छोटे छोटे थे, समझ में आ रहा था, चलो लिख लिए, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे आइए जानते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा है दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो भैया लंबा चौड़ा सेंटेंस है, नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखेंगे इसके बारे में, तो कुछ नहीं करना है, समझने की कोशिश करना है। पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने? प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने? हेडिंग बनानी है। कहाँ से? क्वेश्चन से हेडिंग बनानी है। कहाँ तक बनेगा? दिव्यांगों की प्रमुख समस्या, यहाँ तक आपका हेडिंग बन जाएगा, ठीक है। अब जब हेडिंग बन गया है तो आपको 2 काम करना है, ठीक है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका उत्तर लिखने का, आप यहाँ से इतना हेडिंग बना लीजिए, ठीक है, और फिर उसके बाद एक डायग्राम बना लीजिए, बढ़िया नंबर आपको मिलेगा, बढ़िया नंबर दोस्तों आपको मिलेगा, ठीक है। डायग्राम बना लीजिए इस प्रकार से, और यहाँ पे लिखिए पहला पॉइंट, यहाँ लिखिए दूसरा पॉइंट, यहाँ लिखिए तीसरा पॉइंट, यहाँ लिखिए चौथा पॉइंट, यहाँ लिखिए 5वां पॉइंट। 5 पॉइंट लिख देंगे, 5 पॉइंट लिखेंगे, 6 में से 5 नंबर तो मिल ही जाएगा। बना कर लिखने की बात कर रहा हूँ, 6 में से 5 नंबर, और 6 में से 5 मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि आप उनके बराबर जा रहे हैं जो पढ़कर जाते हैं। जो पढ़कर जाएंगे तो आप भी थोड़ा सा अगर पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पढ़ने की इच्छा भी नहीं कर रही है, तो ये तरीका दोस्तों अपना लीजिए, बहुत बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आइए जानते हैं। यहाँ पे पहला तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। दूसरा तरीका हेडिंग बन जाएगा यहाँ से, फिर इसके बाद जो है आप लिखेंगे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट, ऐसे आप लिख लेंगे, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। फिर इसके बारे में जब ये पॉइंट वाइज हो जाएगा तब उसके बारे में आप जो है डिटेल में लिख सकते हैं, हेडिंग में लिख सकते हैं, उसको बना के इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिखेंगे क्या आइए जानते हैं वो। अब यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको कैसे लिखेंगे तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिव्यांग होता क्या है। दिव्यांग उससे कहते हैं जो विकलांग होते हैं, ठीक है। जो विकलांग होते हैं उन्हीं को दिव्यांग कहते हैं। कभी आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा जो विकलांग होगा, उसको जरा एक बार देख लीजिए, एक बार नहीं देखे हैं तो तुरंत उसे देख लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि विकलांग होता कैसा है, ठीक है। अगर विकलांग व्यक्ति है तो किसी का जो है हाथ है, पैर नहीं है, किसी का जो है एक हाथ है, एक हाथ है ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या है? विकलांग है, असहाय है बेचारा। अब आप सोचिए, जिसके दोनों पैर नहीं हैं, जिसके एक हाथ नहीं है, वो बेचारा काम कैसे करता होगा, उसकी ज़िंदगी कैसे चलती होगी। जिसकी आंखें नहीं हैं, जिसका कुछ ना कुछ समस्या है शरीर से, वो बेचारा काम कैसे करता होगा। क्या उसकी समस्याएं नहीं हैं? उसकी बहुत सारी समस्याएं होंगी। जैसे कोई विकलांग व्यक्ति है, उसको आने जाने में समस्या होगी, उसको कहीं जो है कुछ काम करने में समस्या होगी। तो दोस्तों वही तो आपको यहाँ पे लिखना है। और लिखना क्या है भाई इसमें? दिव्यांग जो है नहीं, विकलांग की समस्या के बारे में तो लिखना है। अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो सिर्फ 5 पॉइंट नहीं 10 पॉइंट लिख सकते हैं, सोच के कि विकलांग की समस्या क्या होती है। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट लिखेंगे कि एक विकलांग व्यक्ति है, तो विकलांग व्यक्ति को आने जाने में समस्या होती है, सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे एक व्यक्ति, इससे कोई अंधा व्यक्ति है,
वो भी विकलांग के दिव्यांग के श्रेणी में आ जाएगा। तो जो अंधा व्यक्ति है उसको देखने में, वो भी दुनिया देखना चाहता है, समाज को देखना चाहता है, लेकिन जब वो नहीं देख पाता है तो बेचारा असहाय हो जाता है। तो उसके बारे में लिखिए कि अंधा व्यक्ति कैसे करता होगा, कैसे चलता फिरता होगा, कैसे खाता पीता होगा, क्या समाज की उसकी नज़रिया होगी देखने की। तो इस प्रकार से सोच सोच के लिखे दोस्तों, अच्छा नंबर आपको मिलेगा। जेन्युइन तरीका आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो बढ़िया आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ चुका होगा, लिख सकते हैं इसके बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद को नियंत्रित करने का कोई सुझाव दीजिए। यहाँ पे देखिए 2+4 ऐसे पूछा जाता है, 2+4 6 नंबर का पूछा गया है। तो जब आप क्षेत्रवाद की परिभाषा देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, जब आप इसको सुझाव देंगे नियंत्रित करने का तो 4 नंबर मिलेगा, टोटल आपको 6 नंबर मिल जाएगा। लेकिन कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहला काम भैया प्रश्नोत्तर नंबर, दूसरा काम हेडिंग में क्या लिखेंगे, सिर्फ क्षेत्रवाद लिखेंगे। पहले लिखेंगे यहाँ पे क्षेत्रवाद, क्योंकि सबसे पहले आप बताएंगे क्षेत्रवाद के बारे में। तो सबसे पहला हेडिंग आपका बन जाएगा, यहाँ से क्षेत्रवाद बन जाएगा पहला हेडिंग। अब इसके बारे में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके बारे में। अब देखिए क्षेत्रवाद लिखना है, यहाँ पे क्षेत्र समझ में आता है आपको, क्षेत्र यहाँ पे लिखा है क्षेत्र। ठीक है, लोग जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, आप ही के गांव में बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे कोई एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र बी है, एक क्षेत्र सी है, ये 3 क्षेत्र हैं मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ये 3 क्षेत्र हैं। अब ए वाला क्षेत्र कहे कि हमारे जाति के लोग, हमारे धर्म के लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी बी वाले सी वाले सब हमसे नीचे हैं। और बी वाला कहे कि नहीं हम सर्वश्रेष्ठ हैं, ए वाले कमज़ोर हैं, सी वाला कहे नहीं हम सर्वश्रेष्ठ हैं, ए बी दोनों कमज़ोर हैं। तब जब अपने अपने आप को लोग सर्वश्रेष्ठ समझने लगें, अपने अपने आप को लोग ताकतवर समझने लगें, अपने जाति धर्म को ऊंचा उठाने लगें, तो इस भावना को क्षेत्रवाद कहते हैं। क्योंकि अपना अपना क्षेत्र का लोग विकास करने लगते हैं। समाज में सबसे घटिया काम तो ये होता है कि क्षेत्र में अपने आप को लोग सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं, अपने आप को जाति से अलग करने लगते हैं, धर्म से अलग करने लगते हैं, लोग अपने आप को बहुत बलवान समझने लगते हैं। तो ये सब जो प्रक्रिया होती है इसी को क्षेत्रवाद कहते हैं। लिख सकते हैं इसके बारे में कि यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रवाद में कि जब एक क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को हीन समझें, अपने क्षेत्र को बलवान ताकतवर समझें या सर्वश्रेष्ठ समझें, तो उस भावना को क्षेत्रवाद कहा जाता है। हो गया परिभाषा, बढ़िया नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, क्षेत्रवाद को नियंत्रित करने का सुझाव दीजिए। अब यहाँ पे आप दूसरी हेडिंग डालेंगे। ठीक है, दूसरी डालेंगे क्षेत्रवाद को नियंत्रित करने का सुझाव, यहाँ से दूसरी हेडिंग बनेगी। अब आपको यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा कि नियंत्रित करने का क्या सुझाव दिया जाए। आप सोचिए कि अगर ए वाला कहे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, बी वाला कहे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सी वाला कहे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उसको नियंत्रित करने का क्या उपाय है? कोई उपाय है? बिल्कुल उपाय है। इसको उपाय ये है कि सभी क्षेत्र का विकास बराबर किया जाए। जब सभी क्षेत्र का विकास बराबर होगा तब कोई क्षेत्र वाला ये नहीं कहेगा कि मैं बिहार वाले यूपी बिहार वाले महाराष्ट्र में कमाने जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब यूपी बिहार में कंपनी लगेगी, फैक्ट्री लगेगी, लोग को रोजगार मिलेगा, तो यूपी बिहार वाले बेचारे क्यों जाएंगे बाहर कमाने के लिए? अपने ही लोग अपने ही जिले में, अपने ही राज्य में कमाएंगे, बाहर क्यों जाएंगे? तो यहाँ पे इस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, अगर सबका समान विकास होगा, सरकार द्वारा कुछ नियंत्रित करने के उपाय लगाने चाहिए कि भाई सरकार को कदम उठाने चाहिए। तो अगर आप इस प्रकार से सोच विचार के लिखेंगे तो अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे। ऐसे ही आपको जो यहाँ पे लिखे गए हैं आप इनका भी उत्तर लिख सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपको विस्तृत वाले क्वेश्चन भी लिखने होंगे। 8 नंबर यहाँ से आपको प्राप्त होंगे। अगर 6 नंबर तक ही आपको मिल जाते हैं अगर बनाकर लिखने से, तो बहुत है। ठीक है, बहुत है, अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको अति का बताया, लघु का बताया, वैसे जो है आप विस्तृत का लिखेंगे, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, उसको लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। एक बार कोशिश करिए, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं विस्तृत का भी आपको बता दूंगा। फिलहाल जो वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आगे अगर आपको अदर सब्जेक्ट वाला भी चाहिए तो उसका भी बताना, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।